तो बेटा हम लोग कल एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और एड्रिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात कर ली थी कि एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रिनल के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, फिर उसमें ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलर रेटिकुलरिस पार्ट होते हैं। फिर उनके हार्मोन्स बता दिए थे मैंने कि भाई कौन कौन से हार्मोन्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन क्या है ना, या सेक्स कॉर्टिकॉइड के फंक्शंस क्या हैं, ये सारा हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और इनका पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई हो उसमें से तो मेरे से पूछो। अबाउट द सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, है ना। एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है बेटा। और एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स में सबसे पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज, ठीक है, ये पहला डिसऑर्डर एड्रिनल ग्लैंड का जिसके बारे में हम बात करें, एडिसन्स डिजीज। और ये एडिसन्स डिजीज जो है ना, ये होती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। याद है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरोन मैंने एक हार्मोन बोला था इस कैटेगरी से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कैटेगरी से, है ना। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से जो है एडिशन डिजीज होती है। हालांकि इसके साथ साथ दूसरा एक हार्मोन जो हम और बोल रहे कैटेगरी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, वो भी यहाँ पर कम होता है इनके अंदर, हाइपोसिक्रेशन या डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी होता है। बट मेन कौन सा है, मेन इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, है ना। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों की डेफिशिएंसी से होने वाला हार्मोन है, ठीक है बेटा। अब इसमें होगा क्या, व्हाट विल हैपन, सिम्टम्स क्या होंगे भैया, आपसे कहे सर सिम्टम्स क्या दिखेंगे इसमें, इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होंगे। तो हम कहते हैं भाई देखो, इस डिजीज के सिम्टम्स जो है, सबसे पहला तो क्या होगा, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की प्रॉब्लम है ना, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की प्रॉब्लम के कारण अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ ब्लड प्लाज्मा में इन ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, लो सोडियम होगा, है ना, क्योंकि सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के कम होने से। तो लो सोडियम आयन, है ना, एंड हाई पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी ब्लड प्लाज्मा के अंदर, यानी पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ जाएगा और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्लस मैं कह रहा हूँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी हाइपोसिक्रेशन है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए हमने कहा था ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, इसके लो होने से क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना, ब्लड शुगर लेवल, वो क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल विल बी लो हो जाएगा। तो ऐसे इंसान के अंदर ब्लड शुगर लेवल लो दिखेगा, ठीक है, आई बात समझ। अब जब एब्जॉर्प्शन सोडियम का कम हो गया, क्योंकि ब्लड में सोडियम कम है ना, तो ब्लड में सोडियम कम क्यों है, क्योंकि यूरिन के साथ क्या हो गया, उसका सिक्रेशन जो है वो बढ़ गया ना, यूरिन के साथ रिलीज जो है यूरिनरी सिक्रेशन, है ना, ऑफ सोडियम, मतलब यूरिन के साथ सोडियम आयन, है ना, इसका रिलीज जो है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो यूरिन के साथ ज्यादा सोडियम बाहर निकलना शुरू हो गया, भाई यूरिन के साथ ज्यादा सोडियम जा रहा है। इसके कारण से क्या होगा,
इसके कारण जब पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो गई तो आपको बेचैनी होगी, नौजिया होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, उल्टी की शिकायत है ना, वॉमिटिंग की परेशानी रहेगी, यहाँ पर डायरिया होगा, डायरिया की परेशानी होगी, ठीक है। और सबसे खास बात जो इसमें दिखेगी आपकी, है ना, सबसे खास बात वो होगी कि आपकी स्किन, जिसको भी ये परेशानी होगी, उसकी स्किन जो है उसमें पिगमेंटेशन हो जाएगा, ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन, ब्रॉन्ज, पीले कलर का वो ब्रॉन्ज जैसा, ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन। एक सेकंड बेटा, हाँ, तो खास बात क्या बोला मैंने यहाँ पर, आपकी ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन हो जाएगा, मतलब स्किन जो है उसमें पिगमेंटेशन बढ़ेगा, और वो पिगमेंटेशन से आपकी स्किन कैसी दिखाई देगी, धब्बेदार दिखाई देगी, पीली पीली सी, ब्रॉन्ज जैसी, है ना, तो ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन इन स्किन, ठीक है। ये सारी की सारी जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है एडिसन्स डिजीज में दिखाई देती है। और एक खास बात अगर बोलूं तो ये पहली एंडोक्राइन डिसऑर्डर था जो ढूंढा गया था, फर्स्ट एंडोक्राइन डिजीज डिस्कवर्ड एवर, ठीक है। ये पहली डिजीज थी जो ढूंढी गई थी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो और दूसरे सब इसके बाद में ढूंढे गए, ये सबसे पहला ढूंढा गया एंडोक्राइन डिसऑर्डर था एडिसन डिजीज, जिसके ये सिम्टम्स मैंने ये बोले। और इनकी ये देखो, ये अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर कंपेयर करो तो ये देखो, यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखो, तो इस डायग्राम में आप देखो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, स्किन कैसी देखो, ब्रॉन्ज कलर की पिगमेंटेशन। अगर इस हाथ को देखो यहाँ पर, तो देखो पिगमेंटेशन कैसा, एक नॉर्मल हाथ कैसा होता है और पिगमेंटेड जो है स्किन जो है वो कैसी होती है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये एडिसन डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन दिस फीमेल। तो ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा, सोडियम का लेवल जो है ब्लड के अंदर लो हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिन के साथ सोडियम का जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स रहेंगी, और पिगमेंटेड स्किन, आप इसकी इस लेडी की स्किन को देखो तो कितनी पीली पीली सी देखो, ब्रॉन्ज है ना, स्किन कितनी पीली सी दिखाई दे रही है इसकी। तो दिस काइंड ऑफ द कंडीशन आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडिसन्स डिजीज, ये एडिसन्स डिजीज की प्रॉब्लम है, ओके, ये एडिसन्स डिजीज। नाउ सेकंड डिसऑर्डर हम बात करते हैं, और वो सेकंड डिसऑर्डर है कशिंग, कशिंग सिंड्रोम। Second disorder is the Cushing syndrome. ओके, कशिंग सिंड्रोम के बारे में अगर मैं कहूं तो ये होता है बिकॉज ऑफ द हाइपोसिक्रेशन, ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन, ज्यादा होने के कारण, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हाइपर सिक्रेशन के कारण, सिक्रेशन के ज्यादा होने के कारण, स्पेशली एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर मेरे ध्यान हो तो मैंने बोला था कॉर्टिसोल, है ना, तो कॉर्टिसोल का सिक्रेशन जब बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर ये परेशानी होती है कशिंग सिंड्रोम, जिसके सिम्टम्स अगर मैं बोलूं अब यहाँ पर, तो देखो सिम्टम्स क्या होंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल बढ़ गया, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता था, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता था, अब इसका लेवल और ज्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, तो ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू दिस, शुगर के अंदर शुगर का लेवल जो है यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है ना, सिक्रेशन बढ़ जाता है, वो लेवल ऑफ द ग्लूकोज बढ़ जाता है। फिर अगर अगला कहूं मैं यहाँ पर, अब जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा हो गया, तो फिर हमारी किडनी क्या करना शुरू करती है, उसको यूरिन के साथ निकालना शुरू करती है,
है ना, यूरिन के साथ निकलना शुरू हो जाएगा ना, तो रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लाइकोसूरिया कंडीशन होने के कारण, है ना, रिलीज ऑफ द ग्लूकोज इन यूरिन होगा, यूरिन के साथ ग्लूकोज निकलेगा, प्लस इसके कारण यहां पर राइज ऑफ सोडियम आयन इन ब्लड प्लाज्मा, इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम का लेवल भी बढ़ेगा ब्लड प्लाज्मा में, और पोटेशियम का लेवल कम होगा, एंड पोटेशियम लेवल रिड्यूसेस। आई बात में ये, प्लस अब क्योंकि पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है, शुगर का लेवल बढ़ रहा है ब्लड में, यानी ऐसे इंसान को क्या होगी, हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, हाई ब्लड प्रेशर। एक सेकेंड बेटा, तो मैंने यहां पर कहा कि भाई ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो गया, क्योंकि सोडियम का लेवल बढ़ गया, प्लस उसके साथ साथ अगर देखें तो इस पर्सन के अंदर ओबेसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि शुगर लेवल क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है ना ब्लड में, तो क्या होगा इसके अंदर, ओबेसिटी बढ़ेगी यहाँ पर, है ना। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर दिखेंगे। ओडीमा, ओडीमा दिखेगा इसके अंदर, ओडीमा मतलब क्योंकि यहाँ पर सोडियम का लेवल बढ़ गया, शुगर का लेवल बढ़ गया, तो क्या होगा, रिटेंशन ऑफ वाटर भी बढ़ेगा, है ना, बॉडी के अंदर टिश्यूज के अंदर या ब्लड के अंदर वाटर का रिटेंशन बढ़ेगा, है ना, और वाटर एक्यूमुलेशन के कारण, वाटर रिटेंशन के कारण क्या होगा, ऐसे इंसान को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पर ओडिमा भी दिखाई देगी, सूजन भी दिखाई देगी उसके अंदर। आई बात सुनिए, ठीक है। जैसे आपको देखो कशिंग सिंड्रोम का, ये देखो बेटा, ये एक मैं डायग्राम आपको यहाँ, इफ आई शो यू द डायग्राम ऑफ कशिंग सिंड्रोम, ये देखो यहां पर अगर आप देखो इस इंसान को, देखो ये कशिंग सिंड्रोम है इसके अंदर, है ना, तो ओडिमा, इसका देखो, इसका चेहरा देखो, मून फेस चेहरा दिख रहा है इसका, देखो बिल्कुल गोल, है ना, सूजन के कारण, तो मून फेस इसका यहां दिखाई देगा, चेहरे पर सूजन दिखाई दे रही है, और चेहरे पे सूजन के कारण देखो कैसा दिखा रहा है, मून फेस दिखाई दे रहा है, प्लस ओडिमा के कारण ये देखो पीछे की तरफ, यहाँ देखो ये कैसा है इसके, है ना, पीछे की तरफ कुबड़ सा निकला हुआ है, बफेलो हम्प दिख रहा है, बफेलो हम्प, तो कुबड़ सा यहाँ पर इसके अंदर आ गया, प्लस बिकॉज ऑफ द मोर शुगर एंड हाई बीपी, आप इसमें देखोगे कि इसकी मसल्स जो है ना, वो मसल्स क्या हो रही है यहाँ पर, वो खराब हो रही है, वास्टिंग ऑफ द मसल्स, ठीक है, वास्टिंग ऑफ द मसल्स। तो आप अगर इसको देखो तो इसकी मसल जो है वो उनमें क्या हो रही है, दैट इज वास्टिंग ऑफ द मसल्स, यहाँ पर स्पेशली इसके अंदर थाई रीजन के अंदर यहाँ पर दिखाई देगा, पेल्विक गर्डल वाले रीजन में यहाँ पर दिखाई देगा, वो इसके अंदर दिखाई देगी, प्लस ऐसे इंसान में स्ट्रेच मार्क भी दिखाई देंगे, देखो इसके अंदर यहाँ पर ये दिख रहे हैं ऐसे ऐसे लाल से, ये है ना, ये स्ट्रेच मार्क ऐसे इंसान के अंदर यहाँ पर स्टमक पर और इस पे ये स्ट्रेच मार्क दिखाई देते हैं, ये दिस काइंड ऑफ स्ट्रेच मार्क विल बी देयर। और ओबेसिटी देखो, इसका पेट कैसे निकल के बाहर आ रहा है ना, तो ओबेसिटी, वेट गेन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ अगर मैं यहाँ पर कहूं तो जो हमने कहा कि बीपी हाई हो जाएगा, शुगर लेवल हाई हो जाएगा, सो दैट ऑल, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको इस इंसान के अंदर, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर कशिंग सिंड्रोम है, वहां पर दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ अगर फीमेल्स के बारे में मैं यहाँ पर कहूँ, स्पेशली फीमेल्स के बारे में, अगर कोई फीमेल है जिसमें कशिंग सिंड्रोम है, तो उस फीमेल के अंदर उसकी लिबिडो कम हो जाएगी। लिबिडो कम होना मतलब, लिबिडो से मतलब है कि सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करने की इच्छा, है ना, इंस्टिंक्ट, जो सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करने की इंस्टिंक्ट होती है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द कशिंग सिंड्रोम, और देयर विल बी
some changes observed in the menstrual cycle also, irregular menstrual cycle दिखाई देगी, प्लस हिर्सुटिज्म दिखाई देगा। हिर्सुटिज्म मतलब हेरी बॉडी जो है ऐसे इंसान, ऐसे फीमेल के अंदर बॉडी पर हेरी होगी थोड़ी, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पर इसके अंदर दिखाई देंगे फीमेल्स के अंदर। तो बेसिकली मेनली ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हाइपर सिक्रेशन के कारण। लेकिन इसके साथ साथ एक हार्मोन जो मैं बोल रहा हूँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उसका भी सिक्रेशन थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है यहाँ पर, लेकिन मेन कौन सा है, मेन हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो कशिंग सिंड्रोम, ये कशिंग सिंड्रोम हो गया। एंड देन आफ्टर द कशिंग सिंड्रोम अगली डिजीज हम बात करें यहाँ पर, एंड दैट इज द थर्ड डिजीज, एंड द थर्ड डिजीज इज कोन्स सिंड्रोम। कोन्स सिंड्रोम, या जिसको हम एल्डोस्टेरोनिज्म भी बोलते हैं, एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोनिज्म भी बोलते हैं या कोन्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। और ये एल्डोस्टेरोनिज्म या कोन्स सिंड्रोम जो है ये होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन, ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, एल्डोस्टेरोनिज्म बोल रहा हूं मैं इसको, है ना। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हो रहा है स्पेसिफिकली यहाँ पर, और इसके कारण से जो डिजीज होती है उसको हम कौन से सिंड्रोम कहते हैं। अब कौन सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, देखो सिम्टम्स काफी कुछ इसके अंदर जो है कशिंग सिंड्रोम जैसे ही दिखाई देंगे। क्या, जब एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है, सोडियम आयन का नेचुरली लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। तो सोडियम आयन लेवल, है ना, सोडियम आयन लेवल इन ब्लड प्लाज्मा विल राइज, ये बढ़ जाएगा। सोडियम आयन लेवल इन द ब्लड प्लाज्मा विल राइज, एंड पोटेशियम आयन जो है उसका ब्लड प्लाज्मा में लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन ब्लड प्लाज्मा क्या हो गया यहाँ पर, कम हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर होंगी। प्लस जब सोडियम का लेवल बढ़ गया तो सीधी सी बात है बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे में इंसान को बार बार यूरिन आएगा, पॉलीयूरिया कंडीशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है, क्यों, उस सोडियम को क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, जो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। तो उसके लिए उसके अंदर क्या होगा, सोडियम को बॉडी से बाहर निकालने के लिए फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जैसी इंस्टिंक्ट होगी, वो बार बार यूरिनेशन आएगा। सो दैट इज अबाउट इट। यहाँ पर अगर मैं यहाँ बात करूं किसके बारे में, कौन सिंड्रोम के बारे में, तो ये कौन सिंड्रोम है। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। एनीथिंग जिसके बारे में आपको पूछना हो इससे, यस गौरी। नाउ नेक्स्ट अगली डिजीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, एंड दैट डिजीज इज एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म, ठीक है। एड्रिनल विरिलिज्म जो है ये क्यों होता है, ये होता है फीमेल्स में, है ना, ये होता है फीमेल्स के अंदर। ध्यान देना पहली बात तो, ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन, ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन, ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड। और उसमें भी कौन से सेक्स कॉर्टिकॉइड, हाइपर सिक्रेशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड कौन से, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन कौन सा था, टेस्टोस्टेरोन, याद आ रहा है। यानी अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाए, फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाए, तो उसके अंदर होने वाली जो परेशानी है उसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एड्रिनल विरिलिज्म कह रहे हैं, है ना,
एड्रिनल विरिलिज्म कह रहे हैं। और इस एड्रिनल विरिलिज्म के क्या सिम्टम होंगे आप समझ सकते हो। अगर किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब उस फीमेल के अंदर मेल जैसे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे या नहीं। प्रोड्यूसेस मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स बनेंगे उसके अंदर। क्या उसके अंदर दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी, मूछें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, या आवाज जो है वो थोड़ी भारी हो जाएगी मेल जैसी, हॉर्स वॉइस, है ना। ये सारे के सारे, जैसे देखो आप अगर इस डायग्राम को देखो तो ये देखो बेटा, ये एक लड़की जिसके अंदर क्या हो रहा है, देखो आप अगर यहाँ देखो तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखो एक फीमेल है जिसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बाल आ रहे हैं देखो बॉडी पे, वेरी सिमिलर टू अ मेल, है ना। दिस इज व्हाट एड्रिनल विरिलिज्म। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर जो है दिखाई देना शुरू होंगे फीमेल्स के अंदर ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ही एक और डिसऑर्डर यहां पर है एंड दैट इज गायनेकोमेस्टिया। वर्ड आपका सुना हुआ है, जेनेटिक्स में जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर भी अपन ने गायनेकोमेस्टिया टर्म पढ़ी है। तो गायनेकोमेस्टिया कब होता है और किन में होता है, अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि गायनेकोमेस्टिया होता है जब क्या हो, किसी मेल के अंदर, किसी मेल के अंदर अगर क्या हो जाए, एक्सेसिव सिक्रेशन हो, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, है ना। फीमेल सेक्स हार्मोन यानी ईस्ट्रोजन का, है ना, सिक्रेशन ज्यादा हो जाए, ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम्स मेल के अंदर जो आने लगती है उनको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। जिसमें क्या होता है, उसमें मेमरी ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाती है। एक मेल के अंदर मेमरी ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, सिमिलर टू द फीमेल्स, मेमरी ग्लैंड एनलार्जेस, ठीक है। तो ये देखो अगर आप गायनेकोमेस्टिया कंडीशन को देखो किसी मेल के अंदर, तो देखो यहाँ पर एक नॉर्मल मेल के अंदर मेमरी ग्लैंड्स को देखो साइज इज स्मॉलर, एंड एक गायनेकोमेस्टिया कंडीशन में देखो तो साइज ऑफ द मेमरी ग्लैंड इज वेरी सिमिलर टू द फीमेल, तो इट एनलार्जेस इन साइज। और ये कब हुआ, जब कभी किसी मेल के अंदर ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पर। सो इन दिस वे अगर हम यहाँ कहें तो ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स हार्मोन और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन हुआ। नाउ अब मैं बात करने वाला हूं अगला नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, और उस नेक्स्ट पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड का नाम है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, ठीक है। एड्रिनल मेडुला के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, है ना। और ये एड्रिनल मेडुला जो पार्ट है ये एक्टोडर्मल होता है, मैंने कल कहा था, सिमिलर टू द ब्रेन। और इस एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, दो हार्मोन्स होते हैं जिनके बारे में मैंने नाम तो कल ही बोल दिया था। एक को कहते हैं एड्रेनलिन, या जिसको मैंने एपिनेफ्रिन भी कहा था, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन। दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, बिल्कुल ठीक है, या नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये दो हार्मोन्स यहां पर रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। और अगर मैं इन दोनों हार्मोन्स के बारे में बात करूं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में, तो एक बात ध्यान रखना
ये दोनों के दोनों हार्मोन्स हैं, ये दोनों के दोनों हार्मोन्स है ना, ये टायरोसिन अमीनो एसिड, याद हो तो शुरू वाले क्लास में हमने बात किया था, टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड से बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये ध्यान रखना, टायरोसिन अमीनो एसिड से बने होते हैं ये दोनों के दोनों हार्मोन। और इन दोनों हार्मोन के बारे में अगर मैं कहूं यहाँ पर, तो ये दोनों के दोनों हार्मोन हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों के दोनों हार्मोन हमारे मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जैसे काम करते हैं, स्टिमुलेट करने का काम करते हैं हमारा, दोनों के दोनों क्या करते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ sympathetic नर्वस सिस्टम। देखो बेटा, हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो मोस्ट ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को एक्साइट करता है, बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो मोस्ट ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है। अब आप लोगों ने कई बारी एक वर्ड बहुत कॉमनली बोला होगा, जब भी कभी अचानक से कोई ऐसा घबराहट या डर या खुशी की चीज हुई होगी आपके साथ, तो आपने एक वर्ड बोला होगा, एड्रेनलिन रश हो गया मेरे अंदर, एड्रेनलिन रश हुआ, है ना, वो एड्रेनलिन रश। और आपको जब भी कभी एड्रेनलिन रश हुआ हो, जैसे कभी आपने इस चीज को महसूस किया हो, कभी किया है कि आप लोगों ने इस चीज को महसूस, एड्रेनलिन रश को? इज देयर एनीवन जिसने एड्रेनलिन रश को महसूस किया हो? अचानक से कोई आपको डरा दे एकदम से, है ना, कोई एकदम से तेज बोल के आपको अचानक से डरा दे, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बढ़ जाती है क्या? यस सर। है ना, या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, और आप देखो उसको आप कहते हो एड्रेनलिन रश, एड्रेनलिन रश हुआ कि भाई। एक्चुअली ये दोनों के दोनों हार्मोन एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। यही है इमरजेंसी हार्मोन हमारी बॉडी में मिलने वाले, जो किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस को जो है आप फेस कर पाते हो, वो इसी कारण से कर पाते हो कि आपके अंदर उस एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, जो आपको 3F वाली कंडीशन में हेल्प करता है। 3F, 3F क्या है? फ्राइट, फाइट, एंड तीसरा F फियर, है ना, ठीक है, या मैं कह दूं फ्लाइट, फाइट एंड फियर, इसको अगर यहाँ पर फ्राइट ना लिखूं, मैं यहाँ लिख दूं फ्लाइट, तो तीनों का मीनिंग समझ में आ जाएगा। फ्लाइट, फाइट, है ना, एंड फियर। देखो समझना कैसे, आप जब कभी रात को 12 बजे 1 बजे अगर कभी छत पे गए हो, तो आपको हमेशा ऐसा लगा होगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, और आपको घबराहट, बचपन में तो काफी डर लगा होगा, नहीं मम्मी मेरे को डर लगता है, आप भी चलो मेरे साथ, मम्मी कहते ऊपर से बेटा शर्ट लिया जाते ही शर्ट गीली हो जाएगी रात में बारिश में, क्या ऊपर से लिया, तो हम मना कर देते थे, नहीं नहीं मम्मी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, या मैं नहीं जाऊंगी, आप चलो मेरे साथ, ऊपर भूत है, डर है, ये है ना, फियर। लेकिन उस फियर वाली कंडीशन में भी आपको कभी नहीं, मम्मी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, चल मैं यहाँ सीढ़ियों नीचे यहाँ आधे में खड़ी हूँ, जा लेके आ, तो आप डरते हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपको घबराहट भी होती है, लेकिन आप चले जाते हो, आप ले आते हो चीजों को, है ना, फियर। या फ्लाइट, जब बहुत ज्यादा डर गए तो आप भाग गए वहां से, है ना, चार, आपको मालूम पड़ा कि आपको 10 जने मारने आ रहे हैं, तो आप भाग गए वहां से, और पिट जाएंगे, भाग गए।
लेकिन आपको मालूम पड़ा कि जो मारने आए हैं वो एक जना है और हम 4 जने खड़े हैं अभी और हम उसको मार लेंगे, तो आप अरे आने दे, देखते हैं कौन आता है, तो आप फाइट करने के लिए भी खड़े हो जाते हो, डिसाइड। तो आपको इन 3 कंडीशन में क्या, भागना है, डरना है, लड़ना है ना? इन 3 कंडीशंस को डिसाइड करने में, इन तीनों कंडीशंस में आपको ये जो है एड्रेनलिन हार्मोन बहुत हेल्प करता है। बिकॉज ऑफ दिस ये तीनों चीजें होती है, फ्लाइट, फ्राइट या जो फाइट है, वो तीनों के तीनों कंडीशंस यहाँ पर इसके कारण होती हैं बेटा। तो इफेक्ट क्या होता है भाई, एड्रेनल ग्लैंड जो है ये उससे निकलने वाला, मेडुला से निकलने वाला, ये जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है, इनका इफेक्ट होता क्या, ऐसा करते क्या है ये हमारे अंदर? तो मैंने अभी अभी क्या कहा कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमारे क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। माने माने अगर मैं कहूं तो ये हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज करेंगे। तो जब भी कभी एड्रेनलिन रश होता है आपके अंदर, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ जाएगी हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट? क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, आपके अंदर इमरजेंसी कंडीशंस हैं, और इमरजेंसी कंडीशंस है तो आपके ब्रेन की सेल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज आसानी से और जल्दी मिलना चाहिए। तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई पहले तो, ताकि आप ऑक्सीजन ज्यादा लो, और फिर हार्ट की हार्ट बीट बढ़ जाती है ताकि ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा क्या करा जाए, बॉडी में पंप किया जाए, स्पेशली ब्रेन सेल्स को या वाइटल ऑर्गन्स को। तो हार्ट बीट और आपकी ब्रीदिंग रेट दोनों बढ़ जाती है इमरजेंसी कंडीशन में, इसीलिए, समझे? या डायलेशन ऑफ प्यूपिल, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, आंखों की पुतली है ना, उसका चौड़ा होना। आपने कभी कहावत सुनी है वो हिंदी में आपने, डर के मारे आंखें फटी की फटी रह जाना, डर के मारे आंखें फटी की फटी रह जाना, सुना है क्या कभी? इसका मीनिंग जानते हो क्या? यस सर। है ना, जब भी आप कभी डर जाते हो, जब भी कभी आप डर जाते हो, आप देखना आपकी आंखें चौड़ी हो जाती है, एकदम डायलेशन हो जाता है प्यूपिल का। क्यों हो जाता है डायलेशन प्यूपिल का? ताकि आप इमरजेंसी कंडीशंस को अच्छे से देख पाओ, और जब इमरजेंसी कंडीशंस को अच्छे से देख पाओगे तभी उनको अच्छे से आप क्या कर पाओगे, फेस भी कर पाओगे। आप जब डरे हुए होते हो या लड़ रहे होते हो या भाग रहे होते हो, तब आप देखना, है ना, डरते हुए समय भी हिंदी मूवीज में देखा हो, हॉरर मूवीज आती हैं या हॉरर टीवी शोज आते हैं, तो आप देखना उसमें उसमें क्या दिखाते हैं, जो जो इंसान डरा हुआ होता है उसकी हार्ट बीट तेज, ऐसे आवाज आती हुई ऐसे तेज तेज सांस लेते हुए दिखाएंगे, और पसीने पसीना हो जाएगा वो, पसीना पसीना, है ना। अगेन, डर के मारे पसीना पसीना हो जाना, कहते हैं ना, और डर के मारे पसीने पसीने हो गया मैं तो। क्यों हो गया? क्योंकि आपके अंदर क्या हो गया, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ गया। प्लस जब आप इमरजेंसी कंडीशंस फेस कर रहे होते हो, उस समय आपके वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए। जब भी इमरजेंसी कंडीशंस हैं तो आपके स्किन को ब्लड की सप्लाई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, उस समय आपके लीवर को, आपके लंग्स को, आपकी बॉडी, आपके जो ब्रेन है, उनको सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए। और इस कारण से आपने एक चीज और सुनी होगी, डर के मारे पीला पड़ जाना, सुना है? डर के मारे, अरे वो तो डर के मारे पीला पड़ गया, है ना। डर के मारे पीला क्यों पड़ गया, पेल स्किन क्यों हो गई, पेल स्किन क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि पेल येलो स्किन है ना, ये पेल येलो स्किन क्यों हो गई बेटा? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो टू स्किन reduces and more supply to vital organ, आया ना? ठीक है, ये, या
आप देखो, कभी आप अगर किसी को डर लगता है तो कहते हैं डर के मारे कपड़े खराब कर देना। कई सारे लोगों को जब डर बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो पेशाब कर देते हैं, पॉटी कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है डर उस समय जो स्फिंक्टर्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के वो ओपन हो गए, और उस कारण से क्या होता है, यूरिनेशन हो जाता है, डायलेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, है ना। तो इस कारण से बाथरूम आ जाता है ना, यूरिनेशन। ठीक है, तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर बोले, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप में यही चीजें दिखाई देती है, मेनली ये चार। ये तो बहुत ज्यादा डर जाते हो आप, पेल येलो स्किन होना या स्फिंक्टर का डायलेट होना, यूरिनेशन के लिए जाना, दिस ऑल जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो या बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो या बहुत फ्लाइट कंडीशन में या फाइट कंडीशन में, तो ये एड्रेनलिन जो है यहाँ पर इस चीज को करने का काम करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एड्रेनलिन रश, जिसको आप बोलते हो। कोई प्रॉब्लम इसके डिजीजेस है? नहीं, इसके डिजीजेस कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली अगर इसका सिक्रेशन आपके अंदर कम होगा तो नेचुरली आप में इमरजेंसी कंडीशंस को फेस करने की जो है, पर वो कंडीशंस नहीं आएंगे। आपने कभी सुना है, अक्सर कहते हैं कि बहुत ज्यादा खुशी की चीज या बहुत ज्यादा दुख की चीज जो है ना, अचानक से किसी को नहीं बतानी चाहिए, और स्पेशली उन लोगों को तो नहीं बतानी चाहिए जो क्या है, थोड़े से वीक हो मतलब इन व्हाट कैंस इमोशनली वीक हो, क्योंकि उनमें अगर एड्रेनलिन रश नहीं हुआ तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हार्ट अटैक आ जाए, मर जाए। ठीक है, दिस इज द थिंग अबाउट द एड्रिनल मेडुला। सर सो नाउ नेक्स्ट ग्लैंड हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, एंड दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास के बारे में कहूं तो सबसे पहली बात तो क्या, ये हीटोक्राइन ग्लैंड है। अभी तक की जितनी भी ग्लैंड्स पढ़ी अपन ने वो कैसी पढ़ी, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड थी, ये हीटोक्राइन ग्लैंड है। और चैप्टर के बिगिनिंग में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हीटोक्राइन है मतलब इसका कुछ पार्ट कैसा है, एक्सोक्राइन है, और कुछ पार्ट कैसा है, एंडोक्राइन है। दोनों फंक्शंस है इसके अंदर। तो दिस इज अ हीटोक्राइन ग्लैंड, या अगर मैं कहूं तो इसको क्या भी कहते हैं, मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड, है ना। ये मिक्स टाइप की ग्लैंड है, पहली खास बात। दूसरी बात अगर इसके बारे में कहूं तो इसका ओरिजिन कैसा है भाई। तो पेनक्रियास जो है ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। और लोकेशन कहां है, वेयर इज द लोकेशन। तो देखो ध्यान आ रहा हो तो स्टमक, हमारा स्टमक, और फिर स्टमक एंड होता था यूं, ये स्टमक का पाइलोरिक पार्ट, और फिर ये उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट स्टार्ट होता था। तो जो डिओडिनम पार्ट का यू शेप टर्न आता है, ये डिओडिनम का, इसके बीच में यहां पर जो है ये पेनक्रियास जो है ये सिचुएटेड होती है इन दिस वे। ये पेनक्रियास है यहाँ पर, दिस इज, जिसमें ये पेनक्रियाटिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ब्रांच की फॉर्म में यहाँ पर ये अंदर जाती हुई दिखाई देती है। और ये डक्ट जो है यहाँ से, ये लीवर से आने वाली बाइल डक्ट, ये देखो ये बाइल गॉल ब्लैडर से, दिस ये लीवर, है ना, इन दिस वे। तो आपसे कहे भाई लोकेशन क्या है इसकी, वेयर इज इट इज सिचुएटेड, तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट है इंफीरियर टू द स्टमक, स्टमक के नीचे है, देखो इंफीरियर टू स्टमक। ठीक है बेटा, इंफीरियर टू स्टमक यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और अगर पेनक्रियास के बारे में मैं बात करूं यहाँ पर, इस पेनक्रियास का अगर ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो पेनक्रियास के ट्रांसफर सेक्शन में वही कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर जो है, पहली चीज तो कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देता है, ये उस तरह से पूरा ये कनेक्टिव टिश्यू है।
and that connective tissue is what? This is called as stroma. और इस स्ट्रोमा में दोनों पार्ट दिखेंगे आपको, क्या? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट। अब एक्सोक्राइन पार्ट जो है ना, वो बना हुआ होता है यहाँ पर पैनक्रियाटिक एसिनाई का। ये देखो, ये पैनक्रियाटिक एसिनाई सेल, ये कई सारी इस तरह की एसिनाई सेल्स हैं ये, इन दिस वे, जो सेंटर में एक छोटी सी कैविटी, जैसे फॉलिकल में बताया था ना, उसी तरह से यहाँ पर ऐसे छोटी सी फॉलिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये उसके चारों ओर होती है ये। तो ये हर एक जो सेल है ये, दिस इज व्हाट? पैनक्रियाटिक एसिनाई। और ये पैनक्रियाटिक एसिनाई जो है ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है, इस तरह का ये वाला जो पार्ट होता है एक्सोक्राइन। तो ऐसे कई सारे पैनक्रियाटिक एसिनाई आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाई देंगे, ये एसिनाई स्ट्रक्चर्स है ना। ये देखो, ये इस तरह से यहाँ पर सो मेनी पैनक्रियाटिक एसिनाई। और ये कैसा बोला मैंने? एक्सोक्राइन पार्ट है, मतलब इन सेल्स के अंदर, एसिनाई सेल्स के अंदर पैनक्रियाटिक जूस बनते हैं, जो बाद में इस पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डिओडिनम में आते हैं और सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। बट इन एसिनाइज के बीच बीच में यहां पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल, एक इस तरह से यूं कई सारी सेल्स का ग्रुप और होता है। एंड दिस ग्रुप ऑफ द सेल, जिसमें शेप ऑफ द सेल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल जो है थोड़ा अलग अलग हो सकता है। इस तरह से एक ग्रुप ऑफ द सेल जो मिला, दिस इज व्हाट? इसको बोलते हैं हम आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस, है ना। और ये आइलेट ऑफ लेगरहैंस जो है, दिस आइलेट ऑफ लेगरहैंस इज एंडोक्राइन इन नेचर। ये एंडोक्राइन होता है बेटा, दिस इज एंडोक्राइन पार्ट। आइलेट ऑफ लेगरहैंस इज द एंडोक्राइन पार्ट। और आइलेट ऑफ लेगरहैंस जो है, इसमें 4 अलग अलग तरह की सेल्स यहां पर मिलती है। आइलेट ऑफ लेगरहैंस में 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलती हैं। एक को कहते हैं हम अल्फा सेल्स, दूसरे टाइप की जो सेल्स हैं यहां पर वो कहलाती हैं बीटा सेल्स, ठीक है। तीसरे टाइप की सेल जो यहां पर होती है वो कहलाती हैं डेल्टा सेल्स, और चौथे टाइप की जो सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं एफ सेल्स। एफ सेल्स, सिंगल एफ ही, बल्कि एफ की बजाय मैं सिंगल एफ ही लगाता हूँ, पीपी बोलते हैं उसको, वो हम वहां पर एक और नाम बोलूंगा मैं, एफ सेल, ठीक है। देखो बेटा, इस एफ सेल को पीपी सेल भी बोलते हैं। एफ सेल को हम क्या भी बोलते हैं? पीपी सेल, ठीक है। इस तरह से आइलेट ऑफ लेगरहैंस जो है वो 4 तरह की सेल से बना होता है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल या पीपी सेल्स। ये जो अल्फा सेल्स हैं, ये अल्फा सेल्स रिलीज करती हैं एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करती है ये। बीटा सेल जो है ये रिलीज करती है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, ध्यान रखना, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। डेल्टा सेल जो है ये रिलीज करती है सोमेटोस्टैटिन, या जिसको अपन ने याद हो तो हाइपोथैलेमस से निकलते समय इसको मैंने क्या बोला था? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर भी बोला था। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर पैनक्रियास से निकलता है, मैंने कहा था, ये देखो ये आ गया। सोमेटोस्टैटिन या GHIF भी कहते हैं, पैनक्रियास से भी निकलता है, पिट्यूटरी से भी निकलता है। और इस एफ सेल या पीपी सेल से यहाँ पर सिक्रेशन होता है एक एंजाइमेटिक सिक्रेशन का, जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, PP, इसीलिए बना PP, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करती है। तो एक एक करके हम यहाँ पर बात करेंगे 2 मेन हार्मोन का, और वो 2 मेन हार्मोन है यहाँ पर, पहला है ग्लूकागोन और दूसरा है इंसुलिन।
तो इनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, पहला हार्मोन ग्लूकागॉन है ना, और ये ग्लूकागॉन जो हार्मोन है, इसके बारे में एक खास बात अगर मैं कहूं तो वो खास बात है कि ये हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर होता है। हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर? हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर से मतलब है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, इसलिए यह हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर है। और इंसुलिन इसका एंटागोनिस्टिक होता है, ये हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर है। हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर है, हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर है मतलब इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, रिड्यूस कर दे रिड्यूस। ठीक है। माने ये दोनों हार्मोन ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के कैंट से हैं, एंटागोनिस्टिक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने थायरोकैल्सिटोनिन और क्या, थायरोकैल्सिटोनिन और कौन सा, पीटीएच कॉलिक हार्मोन या पैराथार्मोन हार्मोन के बारे में कहा था, जैसे वो एक दूसरे के अपोजिट थे कैल्शियम के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे ही यहाँ शुगर के कॉन्टेक्स्ट में ये एंटागोनिस्टिक होते हैं। एक शुगर को बढ़ाता है और एक शुगर को कम करता है। अब ग्लूकागॉन हार्मोन शुगर को कैसे बढ़ाता होगा ब्लड में, समझना। ये मान लो ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल है, और ये हमारी टिश्यू सेल्स है, ये हमारी टिश्यू सेल्स है और ये हमारी ब्लड वेसल, ठीक है। ये ब्लड वेसल हो गई, ब्लड हो गया इसके अंदर, और ये टिश्यू हो गया। अब देखो समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर है, हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर है। इसका मतलब ग्लूकागॉन हार्मोन का क्या काम है, ये क्या करता है, शुगर के लिए परमेबिलिटी जो सेल के अंदर होनी चाहिए, उस परमेबिलिटी को कम करता है। माने ब्लड में से शुगर सेल्स के अंदर कम जाएगी तो ज्यादा कहाँ रहेगी, ब्लड में रहेगी, और ज्यादा ब्लड में रहेगी तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, है ना। माने ये क्या करता है, कैसे बढ़ाता है ब्लड शुगर लेवल, इट रिड्यूसेस परमिएबिलिटी of tissue cells for sugar, है ना। तो इसके कारण से क्या हुआ, ब्लड में रहेगी बेटा, ठीक है। जबकि इंसुलिन क्या करता है, इसका उल्टा करता है। अब इंसुलिन का काम इसका उल्टा है, ये अगर यहाँ पर ये ब्लड वेसल है और ये टिश्यू सेल्स है भाई, तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में से ग्लूकोज का ट्रांसपरमेबिलिटी है ना सेल्स के अंदर, वो बढ़ा देता है। तो इंसुलिन क्या करेगा, increases permeability of tissue cells for ग्लूकोज या शुगर। और इसके कारण से क्या होगा, शुगर ज्यादा जाएगा तो यहाँ ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो ये ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करता है और ये शुगर के लेवल को बढ़ाता है। ये दो अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं दोनों हार्मोन के, एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। बाकी और क्या क्या काम है अपन इनके बारे में और डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछो मेरे से।